आज भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे शेयर्स मेरे अकाउंट में पड़े हैं, जो याद दिलाते हैं कि विदाउट लर्निंग आओगे तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मेरे पास यूनिटेक के 1000 शेयर, मेरे पास किंगफिशर्स के 1000 शेयर पड़े हुए हैं। एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ऑप्शन भी कोई चीज़ होती है, जो कि ₹10 के ₹100 और ₹10 के ₹200 शायद 1 घंटे में बन जाते हैं एक्सपायरी के दिन। जो मैं इन्वेस्ट करता था, एक ट्रेडिंग की ओर मूव किया और पैसे लगाता गया और मार्केट लेती गई। मैं पैसे लगाता गया और मार्केट लेती गई। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. नमस्कार दोस्तों, आज जो स्टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज आप सबके बीच जो स्टॉक पर आया हूं अपनी लाइफ जर्नी को बताने के लिए। मैं किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से पढ़ा और किस तरह से आप लोगों के बीच पहुंचा। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, ग्रामीण परिवेश में बढ़ा। पढ़ाई-लिखाई के लिए मैं झारखंड शिफ्ट हुआ, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक ही स्टेट थे और रांची और बोकारो स्टील सिटी में मेरी बचपन बीती। इस राज्य में जब मैं बड़ा हो रहा था तो काफ़ी गरीबी और परेशानियों से हम, क्योंकि मैं एक बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ और बढ़ते समय एक एहसास हो गया कि अगर गरीबी से बाहर निकलना है, अपने आप को स्थापित करनी है या कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से हैं नहीं, हमारे परिवार में कोई बिजनेस में भी नहीं था, तो पढ़ाई ही एक जरिया थी जो आगे बढ़ाकर और समाज में अपने आप को स्थापित करने में हेल्प कर सकती थी। तो पढ़ना शुरू किया और क्लास 4-5 में सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा करता था। और आप लोगों के लिए बता दूं तो बोरे लेकर हम लोग स्कूल जाया करते थे और नीचे बैठते थे, आज भी बचपन याद है। तो पढ़ाई शुरू हुई, क्लास 7th-8 आते-आते एजुकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन होती गई, तो मालूम चला कि इस राज्य में 2 ऐसे कॉलेज हैं, एक पटना साइंस कॉलेज और दूसरा सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, जहां अगर आपकी एडमिशन हो गई तो ज़िंदगी बन जाएगी। ये नहीं मालूम था कि आईआईटी क्या होती है, आईएम्स क्या होते हैं या आगे की एजुकेशन क्या होती है, बस इतना पता था कि इस 2 कॉलेजों में कैसे पहुँचा जाए। और उसके लिए था कि आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, 12th में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, प्लस उनकी अपनी एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो फर्स्ट फोकस कि सरकारी स्कूल से निकलकर सेंट जेवियर्स या साइंस कॉलेज तक कैसे पहुँचा जाए। 10th में अच्छे मार्क्स आए और पूरे डिस्ट्रिक्ट में तीसरा या चौथा पोजीशन होगा, तो आशाबंदी कि शायद जो मेरा सपना था वो पूरा होगा और मैं इन कॉलेजेस में एडमिशन करा पाऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुई, तो पुनः 10th प्लस 2 करने के लिए सरकारी कॉलेज और रांची जिला स्कूल से मैंने 10 प्लस 2 किया। उसमें भी काफ़ी अच्छे मेहनत की और एक लास्ट होप थी कि ग्रेजुएशन में तो एटलीस्ट मैं इन दोनों कॉलेजेस में पहुँचूँ। और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फाइनली मेरा एडमिशन हुआ। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुँचने के बाद मेरी कंप्लीटली थॉट प्रोसेस, लाइफ़स्टाइल सब कुछ चेंज हुई। वहाँ देखा कि बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं। हमारी एक स्टडी रूम हुआ करती थी कॉलेज में जो 24 आवर्स चलती है। आज भी अगर जाएँगे तो रात में 2-2 बजे तक बच्चे बुक्स में लगे हुए हैं। तो मेरा भी वही था, मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था और पूरी रात ज़्यादातर समय हमारा वही स्टडी रूम में बीतती थी। 3 साल वहाँ पढ़ने के बाद मैं दिल्ली एनसीआर के लिए मूव किया एमबीए के लिए। नोएडा के एक संस्थान में मेरी एडमिशन हुई एमबीए में। 2 साल मैं वहाँ अपनी एमबीए की पढ़ाई कैंपस में रहकर की और जैसा सेंट जेवियर्स में जो मैंने सीखा, सिमिलर यहाँ आने के बाद जो कॉलेज के चेयरमैन साहब थे, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगाव हुआ। उन्होंने भी देखा कि एक शायद देखा होगा कि एक गरीब लड़का यहाँ पहुँचा है और इस तरह से मेहनत कर रहा है। तो आज भी अच्छे संबंध हैं, बहुत ही उनका प्यार मिला, बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपनी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था और सिमिलर एमबीए करने के बाद मीडिया इंडस्ट्री में ही मेरी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुई। मैं दिल्ली के एक मीडिया हाउस में ज्वाइन किया, जो कि आउटडोर मीडिया एडवर्टाइजमेंट का काम करती थी और मेरी कॉर्पोरेट सेल्स की रोल थी।
आप बिलीव नहीं करेंगे, उस छोटे से ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं थी, लेकिन जर्नी इतनी अच्छी थी क्योंकि जो उस कंपनी के फाउंडर थे, उनके साथ मुझे डायरेक्ट मार्केट में जाने का मौका मिलता था। और एक एमबीए लड़का जो कि जस्ट अपनी सेल्स करियर स्टार्ट किया हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कंपनी के फाउंडर के साथ मैं बड़ी-बड़ी कंपनियों में जा रहा हूँ। और हम लोग दोनों सेल्स पिच करते थे और क्लोज़ करते थे, और काफ़ी अच्छी जर्नी। दिल्ली एनसीआर के जितने भी अच्छे आप ब्रांड्स नेम ले लें, एयरटेल, हच, वोडाफ़ोन, आइडिया, सहारा इंडिया, जी न्यूज़, ये सारे मेरे क्लाइंट बने। तो रिलेशन इतने अच्छे बने कि आज भी वो सारे मीडिया हाउसेस टच में हैं, और उनके लिए मैं मीडिया में काम करता रहा। आफ्टर 2 इयर्स मैं एक अलग कंपनी में स्विच की, फिर उस ऑर्गेनाइज़ेशन में लगभग 12 साल रहा। और 12 साल की इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा। पहला कि सेल्स प्रोसेसेस कंप्लीट सीखी, चैनल फॉर्मेशन, क्योंकि इस कंपनी में जब मैं आया था तो डायरेक्ट काम करते थे, और कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो रैपिडली ग्रो करें, तो ऑल इंडिया चैनल फॉर्मेशन, चैनल कैसे बनाई जाए, उसमें एक्सपर्टाइज़ हासिल की, और अपने हाथों से हज़ारों चैनल पार्टनर्स मैंने क्रिएट किए। क्राइसिस मैनेजमेंट सीखी। जब मैं उस कंपनी में था, भारत की आज बहुत ही प्रतिष्ठित ये कंपनी है, और हर एक इंडस्ट्री में वो सॉफ्टवेयर यूज़ होती है। ये ब्लिस्ट कंपनी में आने के बाद मुझे मालूम चला, और बहुत कुछ सीखने के बीच में मेरे जो बॉस हुआ करते थे उस समय, कुमार साहब, तो क्राइसिस मैनेजमेंट मैंने उनसे सीखी। क्राइसिस मैनेजमेंट इस तरह की, मैं आपको बताऊँ, उस कंपनी में इनिशियल पीरियड्स में सैलरी देने में भी हमें कुछ इश्यूज़ आते थे, क्योंकि फाइनेंशियल मजबूरियाँ कुछ थी, कुछ कंस्ट्रेंट थे। तो पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन में किसी को नहीं मालूम है, लेकिन कुमार साहब ने मुझे शायद सेलेक्ट कर रखा था कि आपको भी हेल्प करनी है, और जो पार्टनर बनाए उन्हीं पार्टनर से कुछ एडवांस पैसे लेने हैं। तो हमें सेल तो आती थी कि प्रोडक्ट सेल करो पैसे लेंगे, लेकिन यहाँ अनदर सिचुएशन थे कि सेल भी नहीं करनी है और पैसे भी लेने हैं, और टाइमली रेस्ट 600-700 स्टाफ को सैलरी भी टाइमली जानी चाहिए। तो उस क्राइसिस मैनेजमेंट में पार्टनर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशन बने, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ ऐसे पार्टनर्स थे जो बोलते थे कि धनंजय, मैं कंपनी को पैसे नहीं दूँगा, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत है तो मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। तुम ब्लैंक चेक ले जाओ, मुझे पता है 6 मंथ बाद तुम पैसे वापस कर दोगे। तो कंपनी के लिए इस तरह से मैं क्राइसिस मैनेजमेंट में लगभग 1 सालों तक पेमेंट कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता रहा, सर के गाइडेंस में, और पार्टनर्स के साथ अच्छे रिलेशन बने। तो सेल्स प्रोसेस यहाँ हुई। उसके बाद मैं एक सिंगापुर बेस्ड सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी में एज ए रीजनल डायरेक्टर ज्वाइन किया, जो पूरे पैन इंडिया बिजनेस को देखता था। और उसकी बेसिकली मैं पहला एम्प्लॉय था, और ये हुई कि इस प्रोडक्ट को इंडिया में स्टेबल करनी है, लॉन्च करनी है और सेल करनी है। तो पूरी टीम बनाई, लर्न किया, वहाँ भी डायरेक्टर्स के साथ चारों आईआईटियंस थे, तो काफ़ी क्लोज़ली इनके साथ काम करने का मौका मिला। कुछ दिनों तक मैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काम किया, गुड़गाँव के एक एंटरप्राइज़ में, जो कि आज एक्वायर कर ली है महिंद्रा ने। और वहाँ भी मैंने क्लोज़ली पूरा पैन इंडिया नेटवर्क उनके लिए एस्टेब्लिश्ड की अकाउंट्स देखा, और इस तरह से जर्नी कॉर्पोरेट की मेरी लगभग 18-19 साल बीत गई। और इस जर्नी के बीच में हुआ कि मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था, और लर्निंग कंटिन्यूअस होती रही। तो मैं बताया कि केवल मैंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं थी, कि इन बिटवीन पार्शियल एजुकेशन चलती रही। पार्शियल एजुकेशन मीन सर्टिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, लाइक लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आईआईटी दिल्ली से की। फाइनेंशियल्स पर काफ़ी झुकाव था, तो फाइनेंशियल स्टडी करनी शुरू की। तो आईआईएम बैंगलोर से मैंने इक्विटी मार्केट पर सर्टिफिकेशन की, एनआईएसएम की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की। तो 70-80 सर्टिफिकेशंस मैंने कर डाली। साथ में एनालिटिक्स, बिजनेस, लाइक गूगल एडवांस एनालिटिक्स की कोर्स मैंने की। और ये सारे टूल मिलकर हुआ कि मैं एक कंसल्टेंट के रूप में अपने आप को स्टेबल करने की शुरू की, कि मेरे पास 18-19 सालों की बैकग्राउंड हो गई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, देन फाइनेंशियल्स की नॉलेज हो गई। मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, इन बिटवीन मैंने एलएलबी की, तो लॉ लॉ में भी एक्सपर्टाइज़ थी, और फाइनेंशियल पर ज़्यादा फोकस शुरू किया। तो फाइनेंशियल में मालूम चला कि एक फाइनेंस ही है कि ऐसी जगह है जहाँ पैसे के बारे में पढ़ाया जाता है। आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल कर ले, लॉ लॉ कर लो, सभी जगह वहाँ आप अपनी स्किल्स को सेल करते हो और टाइम देते हो, जिसके कारण आपको मनी मिलती है। लेकिन फाइनेंशियल्स में फाइनेंस के बारे में आप पढ़कर फाइनेंस कमाते हो।
तो ये जो जर्नी थी और एजुकेशन थी वो मुझे अट्रैक्ट की फाइनेंशियल मार्केट की ओर। और फाइनेंशियल मार्केट में जब मैं आया तो इसके पीछे थोड़ी बैकग्राउंड में दूँ तो मेरे पापा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे लगाया करते थे और उस समय सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट होती थी। तो मैं देखा करता था कि कभी ₹100 का, कभी ₹50 का, कभी ₹200 के डिविडेंड आते थे, वो भी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। तो घर में जब आती थी और मैं खोलकर देखता था तो मालूम चला ₹50 की डीडी आई है। तो ये पापा से पूछा करता था कि पापा ₹50 की वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू इतनी दूर से कैसे आती है? तो वो बताते थे कि ये स्टॉक मार्केट है, मैंने ये शेयर खरीद रखे हैं, वो जब प्रॉफ़िट अर्न करती है तो उसमें से मुझे भी भागीदारी मिलती है। तो नॉलेज तो थी। तो जब मैं काम कर रहा था तो कुछ इन्वेस्ट करना शुरू किया, लगा कि चलो ये मार्केट अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की। इनिशियल जर्नी अच्छी रही, कुछ प्रॉफ़िट हुए, कुछ लॉस हुए, कुछ कंपनियाँ बंद हो गई। आज भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे शेयर्स मेरे अकाउंट में पड़े हैं, जो याद दिलाते हैं कि विदाउट लर्निंग आओगे तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मेरे पास यूनिटेक के 1000 शेयर, मेरे पास आज भी किंगफिशर्स के 1000 शेयर पड़े हुए हैं, जो याद दिलाते हैं कि एक समय में सबसे अच्छी ब्रांड हुआ करती थी इंडिया की, लेकिन आज नहीं है। तो अगर आप नहीं पढ़ कर आओगे तो ये आपको सज़ा मिलेगी। तो फाइनेंशियल मार्केट की जर्नी स्टार्ट की, इन्वेस्टमेंट शुरू किया और ये लगभग 2015-16 की मैं बात करूँ तो एक अच्छी खासी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की और जर्नी जब कंटिन्यूअस हुई तो एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ऑप्शन भी कोई चीज़ होती है, जो कि ₹10 के ₹100 और ₹10 के ₹200 शायद 1 घंटे में बन जाते हैं एक्सपायरी के दिन। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो जो मैं वो एक फंड फंड में लगाकर पैसे कुछ कमाने की सोच रहा हूँ, तो उससे अच्छा यहाँ लगाओ और एक दिन में करोड़पति बन जाओ। तो किस दिन एक्सपायर होती है वो भी मुझे पता नहीं थी। ऑप्शन में अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा क्या होते हैं वो भी मुझे पता नहीं थी। बस ये पता था कि 2 के 10 और 10 के 100 होते हैं। तो पहली ₹25,000 डाली और वो ज़ीरो हो गई, क्योंकि एक्सपायरी दी थी और उस दिन एक्सपायर कर गए, तो मुझे लगा यार ये तो 25 लेकर चला गया। बड़े मुश्किल से मैं 6 महीने में किसी स्टॉक में कमाया था या सैलरी जब आई थी तो उस पैसे को ये तो 5 मिनट में लेकर चला गया। फिर कुछ वीडियोज़ देखे, यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में कुछ कंटेंट मिले, तो मालूम चला कि ये इंडिकेटर लगा लो और जैसे ही यहाँ से क्रॉस करे तो ये परचेज़ कर लो। तो मैं अगले बार बोला कि ठीक है 25 ले गया, इस बार 50 लगाता हूँ, ये 2 लाख रुपए हो जाएँगे। तो वहाँ कुछ पैसे लगाएँ और फिर वो ज़ीरो हो गए। तो इस तरह से एक ओवर ट्रेडिंग की हैबिट बनती गई कि मुझे मार्केट जो ले जा रही है उसको लेना है और एक ट्रेडर जर्नी स्टार्ट हो गई। जो मैं इन्वेस्ट करता था एक ट्रेडिंग की ओर मूव किया और पैसे लगाता गया और मार्केट लेती गई। मैं पैसे लगाता गया और मार्केट लेती गई। इन बिटवीन एक दिन फ्यूचर मैंने खरीदे। एयरटेल के फ्यूचर मैंने परचेज़ किए और बोले कि फ्यूचर में क्योंकि ठीटा डीके नहीं है, तो ये कहाँ जाएगी, ये तो देंगे ही। और जिस दिन मैंने ली, उस दिन से नीचे जानी शुरू हुई। पहले दिन 8,000 की लॉस, दूसरे दिन 25,000 की लॉस, 5 दिनों बाद 75,000 की लॉस। तो मुझे लगा यार कोई ऊपर बैठा है, वो देख रहा है कि इन्होंने परचेज़ किया और इसको मैं अब तो होता ये है कि जब मैं परचेज़ करूँ उसके बाद डाउन चली जा रही है। फिर मैं बोला कि चलो तुम कितने नीचे जाओगे जाओ और 15 दिन बाद मैं देखता हूँ तो लगभग 1,75,000 रुपए के लॉस में था। फिर कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो मार्केट में यूट्यूब पर काम करते हैं, कुछ दोस्तों से बात की तो उन्होंने बोला कि कट योर लॉस अर्ली, जितनी जल्दी काटोगे उतनी आसानी है, लेकिन 1,50,000 की लॉस कैसे काटूँ? तो इस तरह से उन्होंने बताया कि नहीं काट दो, नहीं तो ये भी और नीचे जाएगी। तो मैंने कट कर दी, 1,50,000 अपनी बुक की। फिर मैं उसे स्टडी करना शुरू किया, ऑप्शन मैंने बंद कर दी करना और स्टडी करना शुरू किया कि मैं जब लॉस कर रहा हूँ तो कोई तो गेन कर रहा है और जब गेन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो सारी स्टडी के बाद हुआ कि ये एक बहुत ही अच्छी साइंस एंड आर्ट है। जो फाइनेंशियल मार्केट को लोग एक जुआ समझते हैं और स्टॉक मार्केट में समझा जाता है कि ये तो गैम्बलिंग है, अगर मिल गया तो 4 गुना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जुआ नहीं है, प्योरली आर्ट है और इसमें बहुत कुछ स्टडी की है।
तो जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सभी स्टूडेंट हैं। आज मुझे ये काम करते हुए लगभग 7-8 साल हो गए, लेकिन आज भी बहुत कुछ सीखने की है और मुझे लगता है कि कंप्लीट लाइफ़ मैं इस पर सीखता रहूँगा और कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस की मेरी ट्रेडिंग बिल्कुल स्टॉप थी, इन्वेस्टमेंट चालू थी। कुछ दिनों बाद मैं देखता हूँ अपनी अकाउंट्स को तो लगभग 15-20 लाख रुपए लॉस में था और कोविड आ चुकी थी। कोविड के दौरान सैलरी तो आ रही थी लेकिन कोविड पूरी लॉकडाउन और हम सेल्स के लोग, सेल्स मतलब मार्केट जाना, मार्केट बिल्कुल लॉकडाउन। मैं अपनी वाइफ़ को बोला कि सैलरी तो आ रही है लेकिन अच्छी बात नहीं है, बिना काम की सैलरी मैं ले रहा हूँ और हाइली पेड। मैं पैन इंडिया ऑपरेशन देख रहा हूँ, इंडिया का रीजनल डायरेक्टर हूँ, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैं अपनी कंपनी को एचआर को एक मेल लिखा कि कोविड में जब तक लॉकडाउन लॉकडाउन है, काइंडली मुझे सैलरी ना दें क्योंकि मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लॉकडाउन में घर में बैठा हूँ और अगर मैं आपके सेल्स में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे बॉस का फ़ोन आया सिंगापुर से जिनको मैं रिपोर्ट करता था, बोले पागल हो गया है क्या? कोई सैलरी दे रही है, तुम सैलरी लेने को तैयार नहीं हो। तुम ऐसे तो मेरी भी सैलरी रुकवाओगे। लेकिन एक एथिक्स थी कि जब काम नहीं तो भाई उसके लिए मैं कैसे लूँ? तो मैं सैलरी ड्रॉप कर दी। वॉलंटरिली मैं सैलरी लेना बंद कर दिया और फ़ोकस किया अपनी मार्केट की ओर क्योंकि जब सैलरी नहीं ले रहा हूँ तो आपके लिए काम भी नहीं कर रहा हूँ और घर में बैठा हूँ, तो चलो मार्केट में काम करते हैं। मार्केट में फिर से ऑप्शन शुरू की, कुछ लर्निंग हो गई थी, कुछ कोर्सेज़ कर डाले थे। मार्केट में बहुत सारे कोर्स सेलर्स हैं, तो जो भी लगता था कि ये मुझे सिखा सकता है, उसको मैं पे करता था और लाखों रुपए खर्च किए अपनी एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन में मैं शुरू से ही करता रहा हूँ, तो ये फाइनेंशियल लर्निंग में भी लाखों रुपए लगा दिए थे कोर्सेज़ में। और अब लगा कि अब तो सब कुछ जानता हूँ, फंडामेंटल भी जानता हूँ, टेक्निकल भी जानता हूँ मैं कैंडल की साइज़ और हाइट देखकर बता सकता हूँ कि ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, विंग्स बने हैं, नहीं बने हैं। यही तो है और तो कुछ है नहीं। तो अब चलो फिर से शुरू करते हैं, जितने भी लॉस हुई है उसको रिकवर करते हैं। और जब नॉलेज अच्छी आपको होता है कि आप नॉलेजेबल हो, आपके पास तो पैसे अगर हैं तो पैसे को रिकवर कर लेते हो। मैं जो पहले 50,000 1 लाख रुपए लगाता था, इस बार 5 लाख रुपए डाले। वो 7 लाख रुपए हो गई 2 दिनों में। तो हुआ कि भाई अब तो बिल्कुल वो जो मैंने कोर्सेज़ की है, जो नॉलेज गेन की है, वो काम कर रही है। फिर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम की, 7 लाख रुपए लगाए, वो फिर से 3 लाख रुपए हो गए। मालूम चला ये कब तक मैं करता रहूँगा कि ये ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, तो ये ग्राफ मेरे को बैलेंस और डिस्टर्बेंस होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप 5,000 रुपए किसी को अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपने अपने फ्रेंड को दे दो, उसके घर में शादी है, कोई नहीं देता। किसी बच्चे के अपने फैमिली मेंबर्स के ही बच्चे की बर्थडे में जाते हो, सोचते हो यार क्या दूँ ताकि अपने पॉकेट के अनुसार सूट भी करे। और फाइनेंशियल बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए आकर ले जाती है और हम देने को तैयार बैठे हैं। तो इस पर जब मैं काम फिर शुरू किया तो हुआ कि ये मेरे लिए अभी सूटेबल नहीं है और मार्केट में अगर टिकना है तो पैसे तो चाहिए क्योंकि इसकी जो वायल है वो मनी है। इसलिए तो कैपिटल मार्केट बोला जाता है कि कैपिटल है तब तक आप मार्केट में हो, जब कैपिटल नहीं रहेगी तो मार्केट में आप नहीं रहोगे। तो कैपिटल कुछ अरेंज की। मैं बताया कि मैं ब्लेस्ड रहा हूँ क्योंकि पार्टनर्स के साथ अच्छे रिलेशन थे और मुझे लगता था कि अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं न कहीं से पैसे अरेंज हो जाएँगे। मैं हँसी-मज़ाक में एक पार्टनर को अप्रोच किया जो बोला करते थे कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो जितनी अमाउंट बोलोगे मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे दूँगा। मैं बोला कि सर कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने बताया कि कितना चाहिए बेटा? मैं बोला कि सर 25 लाख रुपए चाहिए। तो बिना कुछ बोले मेरे अकाउंट में वो पैसे आ गए। क्योंकि उनको ट्रस्ट था कि धनंजय अगर पैसा लिया है तो वो पैसे रिटर्न ज़रूर करेगा। और इस तरह से जो पैसे आए उसको मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली शुरू की, ट्रैकिंग शुरू की और मेरे पैसे ग्रो करने शुरू किए और आज मैं जब आपके साथ हूँ तो वो 25 लाख रुपए मैं उनको वापस कर चुका हूँ। मेरे पास जो अपने पैसे थे उसको मैं लगभग 4 गुना कर चुका हूँ और बोला जा सकता है कि मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन उतनी ही अच्छी लर्निंग रही है।
अब इसको किस तरह से किया, किस स्ट्रेटेजी पर किया, क्या पेशेंस रही, वो मैं एक अलग वीडियो शूट करूंगा आप लोगों के साथ ताकि आप लोग उसको देख सकें। लेकिन लाइफ जर्नी में मैं बताऊं तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है। आप किसी भी काम को कर लें, किसी भी फील्ड में रह जाएं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और फाइनेंशियल मार्केट में जैसा सेबी की डेटा आती है, सेबी बताता है कि इस मार्केट में 10% लोग हैं जो कि पैसे अर्न करते हैं, 90% तो खोते हैं। तो कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें 10% से ज़्यादा लोग अर्न करते हैं। आप आईआईटी में एडमिशन लेनी है तो 10% ही तो लोग सेलेक्ट होते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हो, मेरे टाइम में तो 4-5% लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई करते थे। आज की डेट में वो भी रेशियो, क्योंकि एजुकेशन अच्छी हुई और इंटरनेट का सारा, तो वो भी 10% के आसपास आज की डेट में भी है। आप आईएम्स में भी सिलेक्शन लाखों लोग देते हैं, उसमें से 10% के आसपास ही सेलेक्ट होते हैं। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करते हो तो हायर पोजीशन पर या कॉर्पोरेट में 10% के आसपास ही तो लोग पहुंच पाते हैं, रेस्ट अदर तो मीडियोकर बने हुए हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट भी अगर 10% के बीच में है तो एक अच्छी बात है कि आप उस योग बनो ताकि आप उस 10% में आ सको। और आज मैं इस पोजीशन पर खड़ा हूं तो शायद वो 10% की काफ़ी ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि हर एक पोजीशन में मैं 10% में रहा हूं। मैं ग्रामीण पोजीशन में जब गांव से अपनी जर्नी शुरू की थी और सेंट जेवियर्स तक पहुंचा तो शायद उसमें भी 10% में आया। उसके बाद मैं एमबीए कॉलेज में आया, उसके बाद मैंने लॉ की, उसके बाद कॉर्पोरेट में जब काम की तो सारे कॉर्पोरेट ओनर्स के साथ मैंने क्लोजली काम की। और ओनर्स तक पहुंचना यानी कि आप उस 10% में आते हो। तो मार्केट भी अगर आज 10% में मुझे पहुंचा दी है तो उसके पीछे यह है आपका हार्डवर्क है, और हार्डवर्क हर एक फील्ड में है। विदाउट हार्डवर्क यू कैन नॉट इमेजिन टू बिकम मिलेनियर, और उस लेवल तक आप नहीं पहुंच सकते। तो हर एक फील्ड में आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। जो भी इस मार्केट में लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं हमें आना चाहिए, तो मैं उन सबको बोलूँगा बिल्कुल आना चाहिए। आप आएँ, लेकिन बिना सीखे ना आएँ। वीडियो देखकर ना आएँ, किसी से इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होकर ना आएँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर शॉट देखना बहुत आसान है। मैं धोनी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं, सेंट जेवियर्स रांची के स्टूडेंट रहे हैं। और हेलीकॉप्टर शॉट अगर कोई वीडियो में कोच बताए कि बॉल ऐसे आए उठाकर मार दो, तो वो देखने में अच्छा लगता है। जब आप खेलने जाओगे तो उतना ही टफ है, इसलिए तो कोई नहीं मार पाता। सहवाग बनना पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, बुक्स में लिखना आसान है, लेकिन जब आप 180 माइल्स पर किलोमीटर के हिसाब से जब बॉल आती है उसको फेस करना बहुत डिफिकल्ट है। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट है। किसी भी इन्फ्लुएंसर की कोई भी स्ट्रेटेजी दे, काम आपके लिए नहीं करेगी जब तक कि आप अपना खुद उस पर फोकस करके अपने आप को स्टेबल नहीं करते। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और आपके लिए मैं बताऊं, संघर्ष जितनी ज़्यादा लंबी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, कामयाबी उतनी ही अच्छी होती है। और कामयाबी जब मिलती है उसमें संघर्ष के बाद, तो आपको साथ में सब कुछ मिलते हैं, रिपुटेशन भी मिलती हैं, पैसे भी मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेरी एक स्मॉल जर्नी है जो मैंने आप सबके साझा किया। लास्ट में मैं सभी युवाओं, सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि हार न माने। जीवन में जो भी संघर्ष है, संघर्ष ही तो जीवन है। तो हार न माने, अपने आप को हारते हुए न देखें, हर एक दिन को एक लर्निंग की तरह लिखें और अपने आप पर इन्वेस्ट करें।